बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 26/4/2025 को पीएसटी का होने वाला पेपर डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 है। इंशाल्लाह मैक्सिमम एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर में आप लोगों के साथ इंग्लिश के भी, इसके अलावा जनरल साइंस के भी, इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी, इसके अलावा जो है वो पेडागोजिकल के भी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ये पहले पेडागोजिकल के क्वेश्चंस हैं, बीच में कोई 2-3 एमसीक्यूज जो हैं वो बीच में बुलर से भी हैं, तो बाकी सारे के सारे क्लियर हैं। वो सारे के सारे आपके साथ कंप्लीट में डिस्कस करूंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। जो एमसीक्यूज क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों के साथ पढ़कर डिस्कस करता हूँ, आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। बाकी सारे के सारे क्लियर अपने पास मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 है बेंजामिन ब्लूम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट कैटेगरी एजुकेशनल गोल इनटू डिस्टिंक्ट एरिया दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस के ऊपर है? लेवल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर जो बी था इसमें वो करेक्ट आंसर था, थोड़ा सा बुलर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इन विच मॉडल इज द टीचिंग प्रोसेस डिवाइड इनटू 4 कंपोनेंट्स? कौन सा ऐसा टीचिंग का प्रोसेस है जिसमें जो टीचिंग का प्रोसेस को 4 कंपोनेंट के अंदर डिवाइड किया गया है? ईच कोरेस्पॉन्डिंग टू ए मेजर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द इंस्ट्रक्चरल प्रोसेस। इसके अंदर जो हर एक जो है वो अपना अहम मेजर जो है वो सीक्वेंस है उसकी, और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक एंड केरी मॉडल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिक एंड केरी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज ऑनगोइंग थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस अलाउ टीचर टू असेस both the effectiveness ऑफ देयर टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट्स एबिलिटी? तो ये कौन सा जो मेथड है जिसमें दोनों जो है वो टीचर के पास एक्सेस होती है, मतलब उसमें इफेक्टिवनेस भी हो एंड देयर मेथड, स्टूडेंट जो टीचर का मेथड है उसमें इफेक्टिवनेस भी हो और स्टूडेंट की एबिलिटीज़ भी हो, तो इस मेथड को कहा जाता है फॉर्मेटिव के फॉर्मेटिव। ऑप्शन नंबर 20 में जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व एनालाइजिंग and evaluating information and argument using various intellectual skill to form clear, logical and coherent judgment within the specific context। within the specific context तो इसको कहा जाता है, ये किस चीज़ को कहा जाता है? ये क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व हो, एनालाइजिंग उसके अंदर इन्वॉल्व हो, उसको जो है हर चीज़ को अलग इन्फॉर्मेशन के अंदर डिज़ाइन किया गया हो, ठीक है। तो इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल स्किल है जो कि क्लियर भी हो, लॉजिक भी हो, कोहेरेंट भी हो, वो जजमेंट विद इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के अंदर, तो सारी की सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। फॉर्म विच 2 वर्ड, इनमें से 2 ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनसे कौन से 2 ग्रीक वर्ड है जिनसे फ़िलासफ़ी मिलकर बनी है, ठीक है। फ़िलासफ़ी कौन कौन से जो 2 लफ्ज़ इनसे मिलकर बनी है? लव एंड विजडम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन दोनों से मिलकर वर्ड फ़िलासफ़ी बना है, मतलब इनके मीनिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फिलोसफिकल कंसेप्ट दैट असर्ट थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड एज दे ट्रूली आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनमें से जो है वो किसको जाना जाता है? वो रियलिज्म को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिलोसफी जो कंसेप्ट है उसके अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग को जिस तरह वो मतलब जो है वो प्रॉपर चीज़ को एक तो फॉलो करते हैं और ट्रूली इस तरीके को जाना जाता है, उसको रियलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। What process involve think about learning material by linkage in the existent information or ideal in the learner mind? तो लर्नर के माइंड के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन इसको एलेबोरेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश के अंदर जो जनरल साइंस का जो क्वेश्चन था, हर्बीवर्स ये कौन से होते हैं? तो ये प्राइमरी होते हैं जो कि क्या, जो कि घास जो है वो घास खाते हैं, ठीक है, पत्ते वगैरह खाते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है इसमें डिफरेंट आई थिंक ऑप्शन थे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो हमारे पास थे वो हर्बीवर, वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो हमारे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल्स इन स्माइल्स। जिस वक्त हम लोग स्माइल्स करते हैं तो कितने मसल्स जो है वो आई थिंक इस तरह का कोई क्वेश्चन था एक्टिव, क्योंकि ये पेपर हमने खुद तो नहीं दिया, स्टूडेंट ने दिया है। अगर यही क्वेश्चन था तो उसका करेक्ट आंसर है 14 में भी। क्वेश्चन की जो है वो तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही इसी तरह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मसल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने हैं? 600 हैं, ओके। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।
चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर दें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि डेली बेस पर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड और हर न्यू अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिनोनिम्स ऑफ प्रोविजन का सिनोनिम्स क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा आप लोगों को, क्योंकि एक जो वर्ड है उसके मेनी नंबर ऑफ सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अबंडेंस भी है, इसके अलावा बाउंटी भी है, इसके अलावा एक्सेस भी है। तो जो भी आप लोगों के पेपर के अंदर था ये उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग देख सकते हैं। ओके, बात करें टोटल एलिमेंट ऑफ स्टेट, तो पीछे वाले के अंदर आई थिंक जो है वो एलिमेंट ऑफ गवर्नमेंट पूछा हुआ था। तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट कितने हैं? 4 हैं। पॉपुलेशन, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है एंड सवर्जेंटी। तो ये टोटल जो है वो 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट हैं। नेक्स्ट बात करें मुशर्रफ कम इनटू पावर, तो परवेज़ मुशर्रफ जो है वो पावर के अंदर कब आया? तो 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलरेडी अपने स्टूडेंट के साथ हमने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट लेटर इन रिसिप्ट। रिसिप्ट के अंदर जो है वो कौन सा लेटर साइलेंट है? तो पी यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। तो ये किस तरह से होता है इसकी फर्दर डिटेल इंशाल्लाह हम देखेंगे, जो कंप्लीट पेपर आपके साथ डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट जो कल हमने गेस्ट पेपर शेयर किया था आप लोगों के साथ, एग्जैक्ट यही एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? तो ठीक है, फिर हमने उनकी सारी की सारी डिटेल भी डिस्कस की थी। यूर सेल्फ, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, जो है वो जुमले के अंदर जब इस तरह का जो भी वर्ड आएगा अगर वो अंडरलाइन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्रोमोसोम इन फ्रॉग। मेंढक के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 13 हैं। तो 13 टोटल हैं, तो हर क्रोमोसोम के अंदर 2 होते हैं, तो उसका जो जोड़ा वो कितने हो जाएगा? 26 हो जाएगा। फूड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर फूड कहाँ पर होता है? लीव्स के अंदर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग। प्लांट जो है वो किस चीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं या किरदार अदा करते हैं? अगर यही क्वेश्चन था तो इसका मतलब ये है करेक्ट आंसर रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, क्योंकि पौधों से रॉ मटेरियल बनता है जिसको हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या है? ए इज इक्वल टू 6a², 6 का स्क्वायर। ऑलरेडी सारे के सारे फार्मूले सरफेस का, इसके अलावा बाकी भी जो भी फार्मूले इंपॉर्टेंट थे वो आपको अलग से करवाए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट पोर्शन आपका कवर है जो आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a की पावर 4a² पावर इसकी 3। अब इसको आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, देखें इसको 2 पोर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ये जो -4 है इसको अलग कर लेते हैं, 3 टाइम a का स्क्वायर उसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 4 -4 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना। 4 चौके 16, 16 चौके 64, मनफी ज़र मनफी, जमा जमा ज़र मनफी, फिर मनफी, 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है ना। पहले 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद तीसरी मरतबा मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर माइनस हो जाएगा। जब भी बात आएगी ताकि मीन के 3 टाइम है, 5 टाइम है, 1 टाइम है, तो वो ऑलवेज माइनस रहेगा। और जब इवन नंबर होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो है वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। पहली बात यहाँ पर माइनस, बाकी बात क्या? और 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। सबसे पहले 64 आ गया। अब बाकी बात रह जाती है ए को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये मतलब हुआ कि a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी जो पावर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 टाइम a करेंगे तो हमारे पास वही a आ जाएगा। उसकी पावर आपस में क्या हो जाएगी? जमा 2 जमा 2 जमा 2, तो पावर आ जाएगी हमारे पास 6 -64 पावर a पावर 6। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह है ना, a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2। ओके, अब देखें 2 4 6 ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया था। इन केस आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। 2 जमा 2 4 जमा 2 6, a की पावर 6। उसके बाद हमारे पास 64 -64 ऑलरेडी आ चुका था, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा -64। a की पावर 6 इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला 7 टन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। 7 टर्म का मतलब ये था कि फार्मूला आपको दिया हुआ था an इज इक्वल टू 3n + 5। इसके अंदर आप लोगों ने 7 टन पुट करनी थी। अब 7 टर्म का मतलब ये है कि जहाँ पर n होगा, n की जगह आप लोगों ने क्या पुट कर देना है? 7 पुट कर देना है। ऑलरेडी कई बार, नंबर ऑफ बार, कितनी बार आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। यहाँ पर जो n की जगह आप लोगों ने 7 पुट कर देना था, 3 को उसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 3 7 ज़ार
21, 3 7 21 जमा उसके बाद 5 बीच में ऐड कर दें, 26 आपके पास करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ था एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया क्या है? 2 पाई आर एच प्लस आर, वेयर आर हमारे पास रेडियस है, एच हमारे पास हाइट हो जाएगी। आर रेडियस है और एच हमारे पास क्या है? हाइट कहलाएगी। ओके, बाकी बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट करने थे। फैक्टर ऑफ 2x प्लस 16। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन टाइम आप लोगों से ये कम 2 से 3 मिनट आप लोगों के यहाँ पर टाइम लग सकते थे। ठीक है, अगर स्क्वायर वाला होता तो सिंपल बात थी। यहाँ पर जो बात है वो किस की है? वो यहाँ पर क्यूब की है ना। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर से कॉमन लेना है। जिस तरह हमारे पास है 2 को कॉमन लेते हैं, अगर हमारे पास पीछे अंदर बचेगा एक्स की पावर क्यूब प्लस कितना बचेगा? 8 बचेगा, 8 दूनी 16। यहाँ पर 2 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 8, तो यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहले ये वाली हमारे पास क्या है? वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है? इसको जो रिकग्नाइज करना है स्मॉलेस्ट बेसिस के ऊपर। ठीक है, मतलब स्मॉल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर हम देखें x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 मीन के अगर इसको इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर वही वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसके फैक्टर बन रहे हैं दो, वो ये बन रहे हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर बनकर आ रही है, ये इसके दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनाफोरिक रेफरेंस। ये ऑलरेडी जो कल हमने गेस्ट पेपर के तौर के ऊपर वीडियोस अपलोड की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से इंग्लिश के मैक्सिमम चीज़ें उसमें से टच हुई हैं। एनाफोरिक रेफरेंस कल आपको डिटेल के साथ बताया था। एनाफोरिक रेफरेंस किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ को एज ए प्रोनाउंस के तौर के ऊपर जो रिप्लेस करे, किसी नाउन को रिप्लेस करे, उसको हम क्या कहेंगे? एनाफोरिक कहेंगे। किसी भी जो है वो मेल या फीमेल का वहाँ पर नाम होगा, उसको वहाँ पर जो है वो रिप्लेस किया जाएगा ही या शी से। ठीक है, तो वो हमारे पास जुमले के अंदर एनाफोरिक रेफरेंस होता है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 1/3, 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है 1/3। अब 1/3 को किसी ऐसी जो है वो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, तो उसको मल्टीप्लाई करें, उसका इज इक्वल टू सम इनके बराबर आ रहा हो। ठीक है, 2/3, 3/9, 4/10 या 5/2। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 2 के साथ ना, 2/2 के साथ, देखें इसको 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 3 दूने 6, तो क्या 2/6 कोई मौजूद है? नहीं मौजूद। अब हम सेकंड के ऊपर आ जाते हैं। अब 2 की जगह हम क्या कर लेते हैं? 3 कर लेते हैं। ठीक है, 3/3, 3/3 कर लेते हैं। अब देखते हैं 3 1 ज़ा 3 ऊपर वाले के साथ डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9, क्या कोई 3/9 मौजूद है? तो 3/9 इसमें मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। अगर हम इसमें ये भी ना मौजूद होता तो हम इसको फर्दर भी देख सकते थे, 4 के साथ देख सकते हैं। ठीक है, 4 के साथ अगर देखें 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ा 12, क्या कोई 4/12 का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, 4/10 आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें यह आंसर भी ना होता तो फिर हम 5 के ऊपर भी जा सकते थे, क्योंकि इक्विवेलेंट की बात है ना। 5 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 5/15 मीन के 1/3 हमारे पास कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, या 5/15 नहीं आ रहा। सो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है ना, 3/9। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 के अंदर इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Don't give up. Allah knows you are tired. He knows it's hard for you. But know that Allah will never put you in a situation that you can't handle. Your struggle has a purpose. Your pain has a purpose. Your blessing